पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर से दूसरे फेज का मतदान था। 26 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग हो रही थी और शाम होते होते जो वोटिंग परसेंटेज आई वो काफी उत्साहजनक है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की आवाम घरों के बाहर निकली और अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसको हम समझेंगे, ग्राउंड जीरो पे भी चलेंगे और अपने रिपोर्टर से भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो मुद्दे थे जिन मुद्दों के ऊपर 26 विधानसभा सीटों पर लोग घरों से निकले हैं। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है। बड़ी खबर, दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान। दूसरे चरण में अब तक 59.37% मतदान हुआ। रियासी में सबसे ज्यादा 72% मतदान हुआ है। श्रीनगर में 27% मतदान हुआ, जो काफी कम कहा जाएगा। जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग 60% के आसपास, प्रतिशत के आसपास मतदान। रियासी में 72% मतदान हुआ है, 72% वोटिंग। देखिए कहां कितनी वोटिंग हुई। बड़गांव की बात करें 58.97%, गांधरबल की बात करें 58.81%, रियासी की बात करें 71.81%, राजौरी की बात करें 67.77%, पुंछ की बात करें 71.69% वोटिंग जो है वो हुई है। तो कहां कितनी वोटिंग हुई है? जबरदस्त वोटिंग, 60% के आसपास सेकंड फेज में जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई है और जम्मू कश्मीर के लिहाज से बम्पर वोटिंग इसे कहा जा सकता है। रियासी में 71.81% वोटिंग, गांधरबल में भी जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली है, 58.81%, पुंछ में 71.69% वोटिंग हुई है। राजौरी की बात करें तो 67.77% वोटिंग। श्रीनगर की बात करें तो 27.31 जो है प्रतिशत वोटिंग हुई है। थोड़ा सा श्रीनगर में वोटिंग कम रही है। तो कहां कितनी वोटिंग हुई? जबरदस्त, सुबह से ही कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम पहले मतदान, उसके बाद जलपान के आधार पर घरों के बाहर निकली। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लाइनें लगी हुई थी और शाम तक ये लाइनें लगी रही। लोगों ने खूब मतदान किया, तमाम लोग घरों से निकले। 10 साल बाद ये मौका था अपनी मनपसंद की सरकार जम्मू कश्मीर में चुनने के लिए और लोगों ने इस मौके को भुनाया है। मेरे सहयोगी शेख कौसर जो हैं श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, सीधा शेख के पास चलेंगे। शेख, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 अहम सवाल शेख जो मुझे आपसे समझने होंगे और चाहूंगा कि अवाम को भी आप बताएं। एक तो ये कि कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पर अवाम आज घरों से बाहर निकली मतदान के लिए, और दूसरा श्रीनगर में कहें काफी परसेंटेज कम रही। बाकी जगह हम देख रहे हैं, चाहे पहले फेज की बात करें या दूसरे की बात करें, तमाम जगहों पर अच्छी वोटिंग हुई, लोग घरों से निकले। लेकिन श्रीनगर में लोगों के कदम कम बाहर निकले, इसके पीछे का क्या कारण? शेख को बताना चाहूंगा कि अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे, दूसरे मरहले की जो परसेंटेज है वो जो हमारे पास डिटेल आ रही है वो 10% के आसपास है, जो कि पहले मरहले से कम
है। तो हाँ, अगर हम बात करेंगे, जो हमने दिन भर लोगों के साथ बात की, उनको हमने पूछा कि किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है। कई बंधु ने कहा कि डेवलपमेंट को लेकर डाला है, बेरोजगारी को लेकर डाला है, महंगाई को लेकर डाला है, इसके साथ साथ जो बिजली फीस को लेकर डाला है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो जो लोग हैं, लोग सुबह से ही घरों से बाहर निकलकर लाइनों में हमने देखा कि औरतें भी शामिल थे, नौजवान शामिल थे। तो कुल मिला के अगर देखा तो हमने देखा जो लीडरान जो रैलीज में दावे करते थे मीटिंग्स में कि हम 370 को बहाल करेंगे, 35A को बहाल करेंगे, इसके साथ साथ हम बिजली फीस 200 यूनिट, कोई बोलता था 400 यूनिट। तो कुल मिला के जब हमने इन पूरे मुद्दों पे बात की लोगों के साथ, तो लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खुश थे सुबह से ही, क्योंकि हमने 6:30 से ही जो देखा पोलिंग बूथों पे लोग निकले थे, बड़ी बड़ी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो उनका यही कहना था कि 8 तारीख को सब कुछ सामने आएगा कि हमने किन मुद्दों पे वोट डाला है। हालांकि जब बात की हमने लोगों के साथ, तो उन्होंने यही कहा कि डेवलपमेंट को लेकर हमने वोट डाला है, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो लोग बस यही चाहते थे कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी खत्म हो और डेवलपमेंट हो, और जो अपनी सरकार 10 साल के बाद यहाँ पे बने, तो कहीं ना कहीं लोग इसमें भी खुश है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव होने हुए हैं। जी जी शेख, एक चीज और समझाइएगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, उसे हम कैसे देख सकते हैं? गांधरबल और भीरवा से वहां पर कैसी वोटिंग रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे गांधरबल की, तो गांधरबल में हमने देखा कि बहुत अच्छी खासी वोटिंग हुई है। वहां पे हमने देखा सुबह से ही जो गांव देहात के लोग हैं वो भी सुबह से ही पोलिंग बूथों पे अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी और हम अपना जो उम्मीदवार है उसको चुने और जो कि उनकी बात करें। तो वहां पे भी लोगों के साथ जब हमारे नुमाइंदे ने बात की, तो हमने भी दिन भर देखा कि लोग वहां पे भी ये बोल रहे थे कि डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे थे, वहां पे बेरोजगारी, महंगाई। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, जो गांव देहात के लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो भी बहुत ज्यादा खुश थे। हालांकि अगर हम बात करेंगे, आज दिन भर जो तापमान था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह से ही लोग निकले थे घरों से और अपना वोट देने के लिए। और लोग यही कहते थे कि 10 साल के बाद हमें यहाँ पे जो असेंबली में यहाँ पे जो असेंबली होने वाली है, तो उससे वो बहुत ज्यादा खुश थे। जी राजी जी, मैं आपके पास फिर आता हूं आपके पास। शेख कौसर, मेरे सहयोगी मोहम्मद अशरफ भी बड़गांव से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अशरफ, मैं आपके पास आ रहा हूं। कैसा रुझान रहा? कितनी उत्सुकता लोगों के अंदर थी, क्योंकि 10 साल बाद ये अवाम को मौका मिला है। जो कभी 18 साल के थे, आज 28 साल के हो चुके हैं, उन्हें वोट डालने का, अपनी मनपसंद सरकार चुनने का। लोगों के अंदर कितना उत्साह था? वोटिंग कैसी रही? और एक चीज और जरूर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कौन से वो मुद्दे थे जिसके ऊपर आज गांधरबल की आवाम जो है बाहर निकली और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया? देखिए राजेश, जहां तक हम उत्सव की बात करें, जो वोटर्स बाहर आए हैं, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होंगे, तब से लेकर लगातार लोग इस उम्मीद में थे कि कब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होगी। क्योंकि 10 साल का टाइम गुजरने के बाद जब यहाँ पर इलेक्शन की तारीखें मुकर्रर की गई, उसी के बाद हमने देखा जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या वर्कर्स थे वो बाहर आए, वो रैलियों में मसरूफ दिखे। वो जो है अपने अपनी पार्टियों के मंशूर जो थे, अलग अलग पार्टियों के मंशूर होते हैं, वो जब उनके जो उम्मीदवार मैदान में गए, उन्होंने पार्टियों को, लोगों को, वोटर्स को जो जब उन्होंने मंशूर के मुतालिक बात की कि हमारा पार्टी का ये मंशूर है। मगर अगर हम बात करें लोग बाहर आए, वजह क्या है? आपने देखा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखें। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक गैप थी, गैप क्या थी? अगर किसी को भी कोई काम होता है, वो एलजी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कहीं ना कहीं लोगों को नाराजगी मिलती थी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो अफसरशाही थी उस पे कहीं ना कहीं लोगों को अब निजात मिलेगा। उसके लिए लोग चाहते थे कि यहाँ पर इलेक्शन हो। जब हम बात करते हैं पार्टी के मंशूर की, अलग अलग मंशूर थे पार्टियों के। कहीं पर बेरोजगारी का मुद्दा था, कहीं पर यहाँ पर
क्या बोलते हैं कहीं पर यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही कि 10 साल का जो अरसा गुजर गया, जी इसमें हमने देखा एलजी ने वो किया, ये किया। ग्राउंड लेवल पर शायद उन लीडरों का ये कहना है कि कुछ हुआ नहीं, और लोग चाहते थे कि यहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए किसी तरह, क्योंकि वो जब जाए किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाए, वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज सुने। ये एक फैक्टर था। अब लोग बाहर आए हैं, नौजवान सबसे ज्यादा हमने देखा, इस बार हमने नौजवानों को रैलियों में देखा, नौजवानों को हमने जलसों में जी देखा, नौजवानों को हमने देखा कि वो लीडरों के साथ जुड़े हुए, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर है। और सबसे बड़ा भाई यहाँ पर जो मंशात इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसको रोकने के लिए जिस तरह पार्टियों ने अपने मंशूर आगे लाया, उससे भी लोग जुड़े। किस तरह वो उसको मंशात को खत्म करेंगे, ये आने वाले दिनों में पता है जो सरकार सामने आएगी। जिस तरह से हमने देखा वोटरों की जो तादाद, उमर अब्दुल्ला की बात करूं, बडगाम में वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रॉपर बडगाम में हॉट सीट है, उमर अब्दुल्ला जी यहाँ पर अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसकी कंपेनिंग जो है पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूहुल्ला कर रहे थे। तो देखना यह है क्या वो वोटरों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हुए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि उसके मध्य मुकाबल पीडीपी का आगा सईद मुंतजिर है, जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक नौजवान है, और वही उमर अब्दुल्ला दो जगह से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकाबला काफी सख्त होगा, मुद्दे अलग अलग है। जिस तरह से हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की वापसी का हवाला किया, 35A का हवाला दिया, कई ऐसी बातों का उनने हवाला दिया। वही जब हमने पीडीपी की बात की, लगभग पीडीपी का भी वही एक स्टैंड था। मगर वोटरों को अपनी ओर खींचने में कौन पार्टी सबसे ज्यादा हम ये कह सकते हैं अपने और खींचने में इसके लिए 8 अक्टूबर का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला को लेकर मैं आपसे समझाना चाहूंगा, 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे थे, क्या इसके पीछे की रणनीति आप समझ पाए? क्या एक डर था कि जिस प्रकार से झटका उन्हें लगा लोकसभा के चुनाव में इंजीनियर रशीद जीत के और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्या एक डर का था अंदर? जाहिर सी बात है, जब उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उसे तो जाहिर पता चलता था कि शायद उमर अब्दुल्ला को डर है कि वो किसी भी जगह जो है इलेक्शन नहीं जीतेंगे। फिर पार्टी के लीडरों ने उसको कहा कि नहीं, जो आपको इलेक्शन लड़ना है, तो उमर अब्दुल्ला ने फैसला किया कि मैं गांधरबल से इलेक्शन लड़ूंगा। जब वो गांधरबल चले गए, कहीं ना कहीं कंपेनिंग के दौरान या कुछ उसके पास ऐसे सोर्सेस है, इनपुट से, कि शायद उमर अब्दुल्ला को लगा कि यहाँ उसको झटका लग सकता है, ऐसा तब उसने बडगाम का रुख किया। क्योंकि जब हम बडगाम की बात करते हैं, ये वो सीट है जो हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की रह चुकी है। यहाँ पर 3 बार आगा सईद रूहुल्ला जीत चुके, मिनिस्टर बन चुके। जब से वो पार्लियामेंट में चले गए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर अगर उम्मीदवार किसी को बनाना चाहती थी, वो था आगा सईद महमूद, जिसपे सबकी नजर थी। मगर लास्ट ओवर में हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो भी पलटा चेंज किया और उमर अब्दुल्ला खुद बडगाम से अपनी नामजदगी की उम्मीदवारी के लिए कागज यहाँ पर। तब से लेकर इस बात को डर है कि आखिर उमर अब्दुल्ला यहाँ से भी जीत पाएंगे, गांधरबल से भी जीत पाएंगे, ये समझने की जरूरी बात है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला यहाँ कम दिखे, रोड पे कम दिखे, ज्यादातर आगा सईद रूहुल्ला उसकी कैंपेनिंग के लिए लोगों के पास गए, वो एक फैक्टर जरूर है। क्योंकि आगा रूहुल्ला का एक अपना एक अप्रोच है, लोग उसको पसंद करते हैं। मगर उसके मध्य मुकाबले जो आगा सईद मुंतजिर है, जो कि आगा रूहुल्ला के चचेरे भाई भी है, वो मुकाबला काफी सख्त देखने को मिलेगा। शायद लग रहा है जिस तरह की उम्मीद उमर अब्दुल्ला को बडगाम हल्के इंतखाब से हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं मुकाबला काफी सख्त है। जो रिजल्ट आएंगे शायद मुकाबला टाइट है और हमें 8 तारीख का इंतजार करना होगा। जी, 8 तारीख का इंतजार करना होगा, क्या कुछ नतीजे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशरफ और शेख कौसर, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौड़ जुड़ चुके हैं। सर जम्मू में रहते हैं, जम्मू की राजनीतिक हालात को बहुत अच्छे से समझते हैं और सिक्योरिटी में तो सर के पास ऑलरेडी महारत हासिल है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू अनिल गौड़ सर। अनिल गौड़ सर, जिस प्रकार से सेकेंड फेज में बम्पर वोटिंग हुई है, 60% के आसपास वोटिंग होना, इसे बम्पर वोटिंग कहा जाएगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब 10 से 20% वोटिंग होती थी तो उसी में लोग खुश हो जाते थे। लेकिन अब हम कैसे देखें, एक तो जिस प्रकार से लोग घरों से निकले 26 की 26 सीटों पर, क्या मैसेज जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिया है सेकंड फेज में भी, कि वो जो ये कहा जाता था कि 370 हटा दिया, आवाम साथ में नहीं है, अब क्या लगता है आपको, कैसे आप देख रहे हैं? राजेश जी, ऐसा देखिए, आप फर्स्ट फेज की पोलिंग देखिए,
कितना परसेंटेज गया वो और किस हिसाब से वोटिंग हुई, और वही हाल सेकंड फेज में भी गया है। यहाँ पे जैसे आप खुद बता रहे हैं कि जब 90 के दशक से जितनी भी इलेक्शन हुई उसमें से 7, 8, 10% के ऊपर जो है वो आदमी जीत जाता था, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो विधानसभा का है, तो वो उसी में खुश थे। आज आप देखिए जैसे कि आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि एक इतने स्टॉलवर्ड जो अपने आप को कहते हैं जी हमारी जो सियासत हमारी जो पार्टी है उसने जम्मू कश्मीर अगर वो नहीं होते हमारे जो सरबरा जो शेख अब्दुल्ला जी, तो ये जो रियासत है ये हिंदुस्तान के साथ आती ही नहीं। आज वो 2-2 सीटों पे लड़ रहे हैं और उनको फिर भी यकीन नहीं है कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये दिखा रहा है कि देखिए जिस हिसाब से एक सी चेंज आ गया है, और सी चेंज ऐसा आया है कि देखिए आर्टिकल 370 जिसकी आड़ में सारा कुछ हो रहा था, जिसको ये लोग बताते थे देखिए जी हमारा विलय ही नहीं हुआ, हम तो जी आज़ादी चाह रहे हैं, हमारा तो आज़ादी था, हमारा वो मकसद, हमें आज़ादी नहीं मिली। तो वो सारा जो नैरेटिव था एक, वो नैरेटिव जो है वो सारा का सारा शटर हो गया और ख़त्म हो गया। लोगों को पता लग गया कि देखिए इतने सालों से हमें बेवकूफ़ बना रहे थे ये, और बेवकूफ़ बनाते हुए इन्होंने अपनी रोटियां सेकी हैं, अपने घर भरे हैं, बाकी कुछ नहीं किया। अगर ये कहते हैं कि देखिए जी हमारे इतने वर्कर शहीद हुए या मरे जो भी है, ये किसने किया, ये तो अब लोगों को पता लग गया ना। क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर इतने इंटरव्यू आ चुके हैं जिसके अंदर सारा का सारा खुलासा, जो मैं आपके चैनल पे भी कई बार कह चुका हूं कि 87 के इलेक्शन के बाद में ही जो है ये जो टेररिज्म जो है, आर्म टेररिज्म, आर्म मिलिटेंसी जिसको कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुई है, उससे पहले नहीं थी। और अगर ये उस 87 का इलेक्शन रिग नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये जो सारा जिस हिसाब से ये ब्लड बाथ हुआ है कश्मीर घाटी के अंदर, ये बिल्कुल होता ही नहीं। क्योंकि देखो जब आदमी जो है जिसको पॉलिटिकल जो आदमी जो है अपने जो कहते हैं पॉलिटिकल ख्वाहिशें हैं, या वो कुछ और सियासत में आना चाहता है किसी चीज़ के लिए कि जी हम भी जो है कुछ पॉलिसी बनाएंगे हमारे लोगों के लिए, अगर उसके अंदर जो जिस हिसाब से इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो तो वो जीते हारे वो कहते ठीक है। पर जब रिगिंग होती है तो वो फिर दूसरा काम हो जाता है। अब आज देखिए लोग इतने बढ़ चढ़ के निकले हैं बाहर, और मैं आप देखेंगे जब ये रिजल्ट निकलेंगे ये रिजल्ट चुकाने वाले होंगे सबके लिए। मैं कह रहा हूं कि ये चुकाने वाले होंगे सारी पार्टीज के लिए कि ये भी हो सकता था। और ये अभी आप देखेंगे भी थर्ड फेज भी होना है, थर्ड फेज में भी इससे भी बढ़ चढ़ के होंगे। और मेरे को लगता है जो थर्ड फेज के अंदर जो पोलिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो इलाका है जो थर्ड फेज के अंदर आ रहा है वो जनरली पीसफुल था, जनरली वो जम्मू का इलाका है, और उसके अंदर लोग जो है वैसे भी पहले भी वोटिंग ज्यादा होती थी, अब तो ज्यादा होगी, क्योंकि अब लोग ये चाहते हैं कि जो उनका नुमाइंदा है वो जीते। अब वो कौन है नुमाइंदा उनका, वो खुद वो जानता है। वो मैं और 8 तारीख का हम 8 तारीख का हम इंतजार कर लेंगे, उसके लिए 8 तारीख का इंतजार कर लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से 370 हटने के बाद अब 5 साल बाद लोगों को मौका मिला, कहीं 10 साल बाद अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिला, क्या मैसेज अवाम ने पीओके के लोगों को और एक पाकिस्तान को दिया है सर? देखिए पाकिस्तान को तो मैं कहूंगा थप्पड़ के तो नहीं जूता मारा है, अच्छा यही है। क्योंकि पाकिस्तान जिस हिसाब से बोलता रहा है कि भाई यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे आज़ादी नहीं है, लोगों को कुचला जा रहा है, यहाँ पे मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते, वो जितना प्रोपेगेंडा था वो सारा कि जी यहाँ पे इतनी फौज है, मिलिटराइजेशन हो गया है। आप देखिए हैरानगी की बात यह है कि कितने अभी भी इस सेकंड फेज की पोलिंग के लिए भी 8-10 जो मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहां पे आए हुए हैं, ये डेमोक्रेसी ये देखने के लिए किस हिसाब से वोट पड़ते हैं, ठीक है नहीं। अब मैं तो कहूंगा हमारा जो यहाँ पे तरीका है वो तो अमेरिका से भी अच्छा है। वहां तो प्रोस्पेक्टिव और एक्स प्रेसिडेंट को और प्रोस्पेक्टिव प्रेसिडेंट को वहां तो असैसिनेट करने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ तो एटलीस्ट ये तो नहीं ना है कि हम एक दूसरे को किसी कैंडिडेट को वो गोली मारने के लिए तैयार है। अभी आज जो जिस हिसाब से पीसफुल तरीके से लोग बाहर निकले हैं वो दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर के साथ में जो हिंदुस्तान ने किया है वो बिल्कुल सही किया है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का वो कहते हैं ना क्राउन जो है वो कोई दो राय नहीं है।
और जम्मू कश्मीर आगे की तरक्की जो करेगा, वो जो पीओजेके वाले जो हैं, वो अभी आप देख लीजिए वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे मुजाहरे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम वापस मिलना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, हम उस कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं जो हिंदुस्तान के साथ है, हमें ये नहीं चाहिए पाकिस्तान का। और ये जो चीज है ये बाहर, ये सारी दुनिया में फैल रही है। ये बात अलग है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कई कंट्रीज की गवर्नमेंट्स है, वो अपने मफाद के लिए इसको छुपा लेती है, इसको हटा लेती है, पर असलियत ये है कि आज अगर मौका मिले, ये पीओजेके के जितने लोग हैं वो वापस यहाँ के यहाँ आ जाएंगे और कहेंगे जी हमें हिंदुस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि उसके बाद मुझे एक ब्रेक पे जाना होगा, जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, सिक्योरिटी एजेंसी ने, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस प्रकार से काम किया है उसका आंकलन आप कैसे करेंगे? और साथ ही में जिस प्रकार से हाल ही में हमने देखा कि जम्मू रीजन में, रियासी में यहाँ पर कई अटैक हुए, जम्मू कश्मीर में भी अटैक हुए, तो क्या एक आतंक को भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है लोगों की तरफ से? देखिए, आतंक को तो बहुत तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है लोगों ने, और अभी भी नहीं, पहले भी दे रहे थे। ये जब से ये आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हुआ, और उससे पहले भी कश्मीर घाटी के अंदर तो पहले ही शुरू हो गया था। और ये जो अभी कुछ बचे खुचे जो हैं, जो बनियाल के ये पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हैं ये आतंकी, ये इनके लिए भी, जो इनके अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये उनके लिए भी एक तमाचा है। और वो अब ये जान गए, और वो लोग भी हैं, अब वो उसके लिए पूरी पैनी नजर रख रहे हैं कि जो भी कोई इनकी मदद कर रहा है उसकी आप देख लीजिए इतला आ जानी है पुलिस के पास में, और वो पकड़े जाने हैं। अभी आपने देखा यहाँ हीरानगर वगैरह कठुआ में किस हिसाब से 9-10 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है जिन्होंने कुछ मदद की थी इनकी, ये टेररिस्ट की। ये जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, देखिए एक टाइम था, मैं कहूंगा कि हम भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी और होम मिनिस्ट्री भी कंप्लेसेंट हो गई थी कि जम्मू जी आतंक फ्री है। पर जब उनको पता लगा नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये इस हिसाब से जो रिएक्शन हुआ है हमारा, मैं कहूंगा जो स्केल्ड अप ऑपरेशन हुआ है, वो अब इस हिसाब से है कि यहाँ पे जितने ये आतंकी हैं, ये जल्द ही आप देखेंगे, जैसे ये इलेक्शन अभी तक चल रहा है, क्योंकि अभी इसके अंदर बिजी हैं, उसके बाद में आप देखेंगे रोज के रोज जिस हिसाब से पीछे भी हो रहा था, 2-4 जो है वो उनका होएगा, और इस अंदर इन्फिल्ट्रेशन तो हो नहीं रही, इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर पूरी रोक है। तो ये जितने हैं ये सारे साफ हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा सिक्योरिटी फोर्स का काम जो है वो सराहनीय है। उनके बिना ये ना तो इलेक्शन हो सकती थी, और ना ही ये जो जिस हिसाब से टर्नआउट है, क्योंकि लोगों को देखिए, जब लोग अपने आप को समझते हैं कि हमारी जान कोई खतरा नहीं है, वो तभी आएंगे वोट डालने के लिए। जब अगर उनको लगेगा कि जैसे पीछे होता था, वो एक वो तबूत रख देते थे कि जो वोट करेगा वो उसके लिए तबूत है, तो कौन आएगा? आज वो नहीं है। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसा माहौल बना दिया है, उन्होंने कहा आप बेचक होके आप जाइए, वोट डालिए, आपका बाल बांका नहीं होगा, और लोग जा रहे हैं। और ये इससे मैं कहूंगा पाकिस्तान के लिए एक सबक है। बिल्कुल, और ये भारत के लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अनिल गौड़ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पॉइंट रखने के लिए। आपको बता दें तो 6 डिस्ट्रिक्ट की 26 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, 60% के आसपास मतदान हुआ है, जिसे कहा जा सकता है कि बहुत बहुत अच्छा है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के उस पार हम रजौरी और पुंछ भी चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अवाम में कितना उत्साह था और कौन से मुद्दों पर रजौरी के लोगों ने। स्वागत है जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज में जो वोटिंग हुई है, जबरदस्त वोटिंग हुई है। 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। दिग्गजों ने मतदान किया, लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। रियासी जिले में सबसे ज्यादा 72% मतदान हुआ। श्रीनगर जिले में सबसे कम 27% वोटिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की दूसरे चरण में अब तक 60% के आसपास मतदान हुआ है। दिग्गज नेताओं ने मतदान किया, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। रियासी जिले में 72% मतदान हुआ है। श्रीनगर जिले में सबसे कम 27% वोटिंग हुई है, लेकिन 60% के आसपास वोटिंग जो है अब वो 26 सीटों पर हुई है, जो जिसे काफी अच्छा माना जा सकता है।
10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को विधानसभा चुनावों में वोट डालने का मौका मिला और लोगों ने अपनी मनपसंद कैंडिडेट को वोट डाले हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाद लाइनें लगना शुरू हो चुकी थी। मेरे सहयोगी जमशीद मलिक राजौरी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जमशीद मलिक, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जमशीद, सुबह से ही लोगों के अंदर एक गजब का उत्साह हम देख रहे थे। इस उत्साह के पीछे के क्या कारण हैं, वो समझना मैं आपसे चाहूंगा कि जो हमने देखा कि जलपान से पहले मतदान के लिए लोग पहुंचे, चाय लोगों ने बाद में पी, ब्रेकफास्ट बाद में किया, लेकिन उससे पहले पोलिंग बूथ के बाद लोग पहुंच गए थे। क्या ऐसे मुद्दे थे जिस पर लोग निकले और आवाम ने, राजौरी की आवाम ने क्या मैसेज पड़ोसी मुल्क को भी दे दिया है आज? राजेश, राजौरी पुंछ की आवाम की तरफ से इससे पहले भी पड़ोसी मुल्क को हर बार इस तरह का मैसेज दिया जाता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल अमन भाईचारे के साथ रह रहे हैं और इस तरह के मैसेज हर बार यहाँ से मिलते हैं। चाहे इस इलेक्शन की बात करें या 2014 के इलेक्शन की बात करें या उससे पहले के इलेक्शनों की बात करें, इस तरह के जो नतीजे हमेशा देखने को मिलते हैं, खास करके राजौरी पुंछ के अंदर। हालांकि जब मिलिटेंसी का पीक पर थी इन इलाकों में, उसके बावजूद भी इन इलाकों में 70% के आसपास पोलिंग उस वक्त भी रिकॉर्ड की जाती थी। इससे ये चीज साफ होती है कि राजौरी पुंछ के लोगों की तरफ से हमेशा मतदान को लेकर बड़े बयान दिए गए, बड़े फैसले लिए गए और उनकी तरफ से हमेशा मतदान किया भी गया और आज भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला। हालांकि आज मतदान करने वाले लोगों में ज्यादा उत्साह इस वजह से देखने को मिल रहा था क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन होने गए हैं। इन 10 सालों के बीच में लोगों को कई तरह की परेशानियां हालात सामने करने पड़ रही, खास करके दूर दराज पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, क्योंकि इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों के लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो छोटी छोटी सी समस्याएं रहती हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं पर इन लोगों की समस्या सबसे बड़ी देखने को मिलती है और जब गवर्नमेंट के दौर में इन लोगों की समस्याओं का कहीं ना कहीं हल होता था, वो इन 10 में थोड़ा सा कम देखने को मिला। इन चीजों को लेकर लोग सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना शुरू होते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि राजौरी और पुंछ, खास करके राजौरी की अगर बात है, एक छोटी मोटी कुछ घटनाओं के बगैर कहीं से भी कोई बड़ी घटना की खबर सामने नहीं है। पूर्ण तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं कि दूसरे चरण में के जो पोलिंग हुई थी पूर्ण तरीके से मुकम्मल हुई है। वोटिंग थी वो काफी अच्छी थी। बस एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि राजौरी के लोगों में दहशत भरने की बहुत कोशिश की गई। जिस प्रकार से हम 2021-22 से देख रहे हैं कि कई मिलिटेंट अटैक हुए, सेना के ऊपर भी, लोगों के ऊपर भी, बीडीजी के ऊपर भी, उसके बाद भी लोगों ने दिखाया कि वो किस हौसले के साथ वहां पर रहते हैं और बिना डर के वो आज वोटिंग के लिए निकले। प्रदेश, बिल्कुल डर की जहां तक बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2014 से पीछे भी अगर हम चले जाएं, जिस वक्त यहाँ पीक पर भी मिलिटेंसी थी, उस वक्त भी लोग बिना डर के बाहर निकलते थे। मगर इस बार हालांकि पिछले 2-1 सालों से देखें, इन राजौरी और पुंछ के अंदर हालात में काफी तब्दीली आई, जहां सेना पर मिलिटेंटों ने हमले किए, सिविलियन किलिंग की गई, इस तरह के और कई हमलों के देखने को मिले। उसके बावजूद भी लोग सुबह से लाइनों में खड़े थे। खास करके उन इलाकों में सबसे ज्यादा पोलिंग देखने को मिली जहां हमले हुए या हमलों के बाद के हालात वहां हुए। खास करके राजौरी की बात करें या पुंछ की बात करें, इन इलाकों में लोग सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। हालांकि जिस तरह का मौसम है, क्योंकि इस वक्त एक क्लाइमेट भी पूरी तरह चेंज देखने को मिला। इस वक्त राजौरी पुंछ का मौसम बहुत अच्छा होता था, मगर आज सुबह से लेकर बहुत ज्यादा गर्मी थी। उसके बावजूद भी लोग सुबह से लाइनों में खड़े नजर आए। हालांकि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां 6 बजे अगर पोलिंग का टाइम खत्म हो चुका था, उसके बावजूद भी लोग लाइनों में खड़े थे, वहां पोलिंग का सिलसिला उस वक्त भी देखने को मिल रहा था। ये चीजें हमने देखी है। इससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन की अगर बात करें, उसमें रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग राजौरी पुंछ के अंदर देखने को मिली। राजौरी पुंछ के अंदर लोगों ने हमेशा अमन को लेके वोट दिया, डेवलपमेंट को लेके वोट दिया और खास करके इस बार जो युवा पीढ़ी नई आई है, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, उनके अंदर काफी उत्साह था और उनके अंदर भी डेवलपमेंट की बातें की गई, बेरोजगारी की बातें की। हालांकि इससे पहले 2014 से हम पीछे चले जाएं, राजौरी और पुंछ के अंदर जो इलेक्शन होते थे, इन इलेक्शन में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जरूर देखने को मिलती थी, जहां पहाड़ी और गुज्जर को नाम पर लोगों को डिवाइड करके वोट लिया जाता था। मगर इस बार ऐसा इस इलेक्शन में देखने को नहीं मिला। उसकी बड़ी वजह यही थी कि इस बार युवा काफी तादाद में इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे थे, जिसके चलते लोगों के अंदर से ये रूल एंड डिवाइड वाली पॉलिसी देखने को नहीं मिली। सिर्फ ये एक रोजगार। जी।
ये एक अच्छी पहल है जमशीद, जो आपने बात कही, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर डिवाइड एंड रूल से ऊपर उठकर इस देश का युवा वोट दे रहा है तो शायद इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशीद मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम पुंछ चलेंगे, सनी शर्मा मेरे सहयोगी पुंछ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सनी के पास भी चलेंगे, वहां भी समझने की कोशिश करेंगे कि पुंछ में भी हमने जबरदस्त वोटिंग देखी। आज जैसा जमशीद ने भी कहा कि पूरा दिन आज गर्मी रही, लेकिन उसके बाद भी लोगों का उत्साह जो था वो ठंडा नहीं पड़ा। सनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सनी, पुंछ में भी जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली, और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पर पुंछ का युवा, पुंछ के बुजुर्ग निकला, मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब आज घरों से निकले। और क्योंकि पिछले कुछ सालों से राजौरी पुंछ की बेल्ट बहुत ज्यादा गर्म थी, लेकिन उसके बाद भी हमने एक उत्साह देखा लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर। सनी जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पुंछ की, तो पुंछ में मैंने पहली बार इस तरह से लोगों को वोटिंग के लिए बाहर आते हुए देखा, क्योंकि जब से मैं न्यूज़ चैनल के साथ काम कर रहा हूं तब से मैं लगातार इस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो करता रहा हूं, और पहली बार मैंने इस तरह से लोगों को वोटिंग करने के लिए देखा। और अगर हम बात करें, सुबह जब 7 बजे वोटिंग शुरू हुई तो लंबी लंबी कतारें जो है पुंछ के अंदर लोगों की देखी गई। अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में कुछ देर वोटिंग जो है स्लो जरूर रही, पर उसके बाद जब जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोग अपने घरों से निकलते गए और पोलिंग बूथ तक देखा गया कि लंबी लंबी कतारों में, ज्यादातर अगर हम एलओसी के पास के इलाकों की बात करें तो वहां पर देखा गया है कि महिला जो है इस तरह से वोटिंग के लिए बाहर आई। इससे पहले इस तरह से हमने कभी नहीं देखा कि महिलाएं जो हैं इस तरह से लंबी लंबी कतारों में जो है वो खड़ी हुई है। और अगर हम बात करें तो इस बार जो हमारे पुंछ का युवा है या बुजुर्ग थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि हम इस बार जो अपना वोट है वो डेवलपमेंट को लेकर दे रहे हैं। और जिस तरह से पिछली सरकारें जो हैं बड़े बड़े दावे करती रही हैं, पर उन दावों पर वो खोखला निकली हैं। इस बार हम विकास को वोट करेंगे और जो बेरोजगारी है उसको वोट करेंगे, क्योंकि जो हम कैंडिडेट को चुन के लाएंगे वो हमारे इलाके की जो है बेरोजगारी को दूर करे और हमारे इलाके में जो है डेवलपमेंट के काम जो है वो करे। अक्सर हम देखते थे कोई पहले जो चुनाव होते थे वो जाति पर होते थे, धर्म पर होते थे, पर इस बार देखा गया है कि उससे हटकर जो है लोग सामने आए हैं और लोगों ने जो है विकास को अपना वोट कास्ट किया है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने, जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट अब जुड़ने वाले हैं। कर्नल एसएस पठानिया जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, शौर्य चक्र विजेता हैं, और साथ ही में सैनिक समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे भी तमाम पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। कर्नल एसएस पठानिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 26 सीटों पर जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है सर, शुक्रिया कर्नल पठानिया। जो मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं अपने रिपोर्टर से श्रीनगर, बड़गांव, राजौरी, पुंछ सबसे मैं बातचीत कर रहा हूं, लेकिन सबका एक चीज तो निकल कर सामने आ रही है कि जो नतीजे आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप सैनिक समाज पार्टी भी चलाते हैं सर, क्या कुछ ग्राउंड जीरो से आपके पास रिपोर्ट आ रही है? क्योंकि नजर तो आपकी भी होगी हर जगह। देखिए राजेश जी, हमारे 2 कैंडिडेट जम्मू में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि नजर तो मेरी उतनी पैनी नहीं है, क्योंकि मैं एक थोड़ी बहुत ही जो मेरा तजुर्बा है और जो मैं एनालाइज करता हूं चीजों को। सबसे पहले तो ये मैं जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि फेज 1 के अंदर भी और फेज 2 के अंदर भी उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 10 साल के बाद उनको ये मौका मिला है, तो ये एक बड़े ही उत्साह और हर्ष की बात है। नंबर 2, सिक्योरिटी फोर्सेस। देखिए, पाकिस्तान और आईएसआई की लगातार ये कोशिश थी कि हेलो 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 जी सर, जी बोलिए बोलिए। पाकिस्तान और आईएस की ये लगातार कोशिश थी कि चुनावों के दौरान, आपने देखा जिस तरीके से चुनाव से पहले जम्मू रीजन के अंदर मिलिटेंसी की वारदात बढ़ रही थी, तो मेरे को उस समय लग रहा था कि ये टाइम मुनासिब नहीं है इलेक्शन के लिए। लेकिन जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और जितने भी इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज करने की। अभी मैं आपके सवाल पे आता हूँ।
देखिए ये बड़ा क्लियर है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती है तो ये चेंज को दिखाता है। अभी जो पावर बीजेपी जो है और उसके जो सहयोगी हैं वो ये बोलेंगे कि हमारा जो 3670 को जो एब्रोगेट किया गया और 35A को जो एब्रोगेट किया गया, तो लोगों की उनको सपोर्ट मिल रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि ये बदलाव के लिए वोट है, इसके खिलाफ वोट है, क्योंकि जी हमारा जो रिस्टोरेशन ऑफ 370 उनका जो एजेंडा है, तो ये अपनी बातें चलती रहेंगी। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि इस समय सबसे बड़ी जो टेक अवे ये है कि लोग बदलाव ढूंढ रहे हैं। और जैसे आपकी जिस सनी जी बोल रहे थे कि शायद लोग ये अच्छी बात है अगर हम लोग अपने रिलीजन के ऊपर उठ जाते हैं, जाति के ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हम उठ पाएंगे। अभी उसमें शायद और ज्यादा वक्त लगेगा। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें, इसमें 70% पॉपुलेशन मुस्लिम है, 30% हिंदू है, उसके अंदर सिख जी भी जी हैं, ईसाई भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। सिख ईसाई क्रिश्चियन सारे हैं। इनका अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें कि वो कितनी सीटों के ऊपर इन्फ्लुएंस डालेगा, बहुत मुश्किल है। और ट्रेडिशनली ये जो साउथ ऑफ पीर पंजाल एरिया है, इसके अंदर पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। और अगर आप पिछला देखेंगे इलेक्शन, जब बीजेपी पीक पर थी, उनको 25 सीटें मिली थी। अभी सवाल ये उठता है कि जी क्या वो उस फिगर को आगे ले जा सकेंगे, मेरे को डाउट है। और अगर मैं आपसे बिल्कुल ओके फ्रैंकली बात करूं कि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सी पार्टी इस समय गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो ये एनसी कांग्रेस का अलायंस होगा। और अगर जरूरत पड़ती है तो पीडीपी उस पर सपोर्ट करेगी, ये थोड़ा क्योंकि सा हमारे जल्दी हो डेमोक्रेटिक जाएगा। पैटर्न हम के हिसाब से। ये हम आवाम के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि अभी एक फेज की वोटिंग और बाकी है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट फेज की वोटिंग है, उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तब तक हम इसको चीज को नहीं छेड़ते हैं। लेकिन एक पॉइंट और जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से पुंछ राजौरी बेल्ट में भी चुनाव हुए, रियासी में भी इलेक्शंस हुए, डोडा किश्तवाड़ में भी हमने देखा, बड़गांव में, श्रीनगर में भी वोटिंग हुई है, जो क्योंकि इन चुनावों से पहले एक बार ऐसा लगा कि मिलिटेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। लोगों के अंदर एक डर बैठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या लोगों ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है कर्नल पठानिया? और दाद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी देनी होगी, जिन्होंने इस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना देखिए की मैं कि आतंकी सब, अपने सब मांदों से सबसे बाहर नहीं पहले निकल पाए। कर्नल पठानिया, मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दाद दूंगा कि उन्होंने जो कमियां थी उसको दूर किया, और उसकी जी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने एम्पावर किया। और उसका हम रिजल्ट अभी देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी कहीं पे भी सफल होता हुआ नजर नहीं आएगा। और मुझे उम्मीद है कि थर्ड फेज तक ये जो है चलता रहेगी। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम अपने इलेक्शन के अंदर, जो कि बहुत बड़ा पर्व होता है डेमोक्रेसी का, तो उसके अंदर अगर हम ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, और भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी एक दुनिया में पहचान है, जी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, वो दुनिया में बेस्ट है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि उनके जो नापाक इरादे थे उनको पूरी तरह से खराब कर दिया गया। अभी आप सही बोल रहे हैं, ये वोटर्स अपना निर्णय देंगे, बट हर आदमी की अपनी एनालिसिस होती है। तो मैं आपको अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा था। जी जी, ठीक है। मैं एक पॉइंट आपसे और समझना चाहूंगा, आखिरी पॉइंट मेरा, कि फर्स्ट फेज में हमने देखा जबरदस्त वोटिंग थी, सेकंड में भी हम यही रुझान देख रहे हैं, थर्ड फेज में जम्मू के आसपास भी वोटिंग है, जम्मू के अंदर वोटिंग है। क्या आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकती है या कम होने के आसार आपको दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए ये ट्रेंड बढ़ेगा, और जम्मू रीजन के जो लोग हैं वो हमेशा से नेशनलिस्ट रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज जो थर्ड फेज में आएगी वो इससे ज्यादा होगी। जहां तक हम श्रीनगर की बात करते हैं, वो भी एक ट्रेडिशनली एक एरिया है जहाँ पे वोटिंग होती नहीं थी। और उसकी वजह ये है कि जो जिहादियों का वहाँ पे दबाव है, या जो लोगों को माइंडसेट है, वो काफी स्ट्रांग है। आप देखेंगे रियासी की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, जहाँ पे लगातार आतंकियों ने हमले किए, लेकिन लोगों ने अपने जी डर को काबू में किया। वो डेमोक्रेसी के इस पर्व में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, और बहुत ही शानदार तरीके से वो लोग सामने आए हैं, जिसके लिए उनको मुबारकबाद देनी बनती है।
चलिए, शुक्रिया आपका कर्नल एसएस पठानिया, आप आए और तमाम पहलुओं पर आपने इतनी बारीकी से बात रखी। थैंक यू जैन सर। तो आपको बता दें अपने दर्शकों को कि 26 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। 60% के आसपास लोगों ने वोट डाले हैं। श्रीनगर को लेकर थोड़ी सी टेंशन रही है क्योंकि वहां पर 27% के आसपास वोटिंग पड़ी है, लेकिन बाकी जगहों पर जबरदस्त वोटिंग हुई है। लेकिन नतीजे क्या आएंगे, किसके लिए मतदाताओं ने वोट डाला है? मुद्दे विकास के थे, मुद्दे नौकरी के हैं, बेरोजगारी का मुद्दा था, लेकिन नतीजे क्या हैं, ईवीएम में क्या कुछ कैद हुआ है, ये हमें 8 तारीख का इंतजार करना होगा, तभी पता चल पाएगा। तो अब मेरे साथ इतना ही आज, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।